हेलो फ्रेंड्स, टॉप फिजिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र उपाध्याय और आज हम राजपूत काल के संबंध में चर्चा करेंगे। हमने देखा था त्रिकोणीय संघर्ष, ठीक है, उत्तर भारत का इतिहास है ना, त्रिकोणीय संघर्ष है ना, विस्तृत हमने चर्चा की है उस बारे में। अब हम राजपूत वंशों के बारे में पढ़ते हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष के समय हमने देखा था 7वीं सदी है ना, 7वीं सदी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु 7वीं सदी, ठीक है। उसके बाद 8वीं सदी से त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत। ये जो त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था, इसी संघर्ष के दौरान उत्तर भारत का जो ये काल है, आप बोल सकते हैं कि 8वीं सदी से शुरू हुआ काल है ना, 8वीं सदी से शुरू हुआ काल, इसी काल को उत्तर भारत के इतिहास में राजपूत काल आप मान सकते हो। उत्तर भारत के इतिहास का राजपूत इतिहास का राजपूत काल, ठीक है, 8वीं सदी से प्रारंभ हुआ और ये चलेगा कब तक? लगभग 12वीं सदी तक, जब मोहम्मद गौरी आकर के भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना कर देगा, ठीक है। हमने त्रिकोणीय संघर्ष में देखा था ये मध्यकाल का समय, और मध्यकाल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, हमने अध्ययन भी किया था उसका, उसको बोलते हैं सामंतवादी व्यवस्था। कि सामंतवाद जो था वो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसी सामंतवाद के तहत जितने भी राजपूत राजा थे वह किसी न किसी राजवंश के सामंत थे। अब किसी न किसी राजवंश के सामंत होने का अर्थ है यहाँ पर कुछ पालों के सामंत रहेंगे, कुछ प्रतिहारों के सामंत रहेंगे, कुछ राष्ट्रकूटों के सामंत रहेंगे, ठीक है। अब मैंने बताया था कि सामंतवादी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण चरित्र होता है कि जैसे ही केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है, सब सामंत स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो त्रिकोणीय संघर्ष के अंत में जब अंत आएगा, अंत में क्या हुआ, तीनों शक्तियां आपस में लड़ते लड़ते खत्म हो गई। जब वो शक्तियां खत्म हो रही थी उसी समय पालों का उदय हुआ, पालों का उदय नहीं हुआ, यहाँ पर पालों का अंत शुरू हुआ, प्रतिहारों का अंत शुरू हुआ है ना, या पतन शुरू हुआ, और राष्ट्रकूटों का पतन शुरू हुआ। और इसी समय राजपूत जो वंश थे, जो कि सामंत थे इनके अधीन, वो स्वतंत्र होने लगे। इसी के कारण 8वीं सदी के पश्चात का समय उत्तर भारत के इतिहास में राजपूत काल, या उसको इंग्लिश में हम कहें एज ऑफ राजपूत कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज थोड़ा सा, कि इनमें से हम कौन कौन से राजपूत राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजपूत राजवंश कौन कौन से होंगे आपके, ठीक है। एक होगा आपका परमार वंश, है ना, कहाँ का, मालवा का। हमने कल डिस्कस भी किया था कि मालवा का परमार वंश। आगे चल करके देखेंगे हम चंदेल वंश, कहाँ का, बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का चंदेल वंश, बुंदेलखंड के चंदेल वंश के पश्चात, ठीक है, हम समझेंगे चौहान वंश, शाकंभरी के चौहान, पृथ्वीराज चौहान नाम सुना होगा है ना, शाकंभरी के चौहान या अजमेर के चौहान, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा गहड़वाल वंश, जयचंद का आपने नाम सुना होगा, गहड़वाल वंश कहाँ, कन्नौज, है ना। अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार किसका हुआ था, है ना, प्रतिहारों का, और गहड़वाल जो थे वो प्रतिहारों के सामंत थे, तो फिर गहड़वाल आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा चालुक्य सोलंकी वंश, चालुक्य सोलंकी वंश कहाँ का, चालुक्य सोलंकी वंश कहाँ का था, चालुक्य सोलंकी वंश गुजरात का, ठीक है ना। तोमर वंश,
दिल्ली। तो इस प्रकार छोटे छोटे जो राजपूत सामंत थे, है ना, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। और क्योंकि ये भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, परमार वंश के राजा भोज का आपने नाम सुना होगा, है ना, यशस्वी राजा, प्रतापी राजा, चंदेल वंश, विद्याधर, है ना, राजा विद्याधर, खजुराहो के मंदिर, चौहान वंश, है ना, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो बड़े फेमस फेमस राजा हुए हैं ना, जयचंद्र, है ना, कन्नौज के जयचंद्र, है ना, भीम प्रथम, भीम द्वितीय, सौराष्ट्र के मंदिर का पुनर्निर्माण, ठीक है। तो इस प्रकार महान राजा हुए हैं इन राजवंशों के, तो इनको पढ़ना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं एक के बाद एक, है ना, सभी राजपूत राजवंशों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शाकंभरी का चौहान वंश। शाकंभरी के चौहान वंश के बारे में देखें, ठीक है। तो इस वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने, 7वीं सदी में। अब आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि वासुदेव ने जब स्थापना की 7वीं सदी में, तो वासुदेव सामंत रहे होंगे, ठीक है। तो चौहान प्रारंभ में किसके सामंत थे? देखो, शाकंभरी का चौहान, चौहान वंश कहाँ का? अजमेर, अजमेर कहाँ का? राजस्थान, राजस्थान में किसका शासन था? प्रतिहारों का। तो किसके शासन रहे होंगे? सामंत रहे होंगे? प्रतिहारों के सामंत रहे थे, ठीक है। साम्राज्य विस्तार, है ना, कहां पर था? सांभर तथा अजमेर। आपने सांभर, है ना, लेक का नाम भी सुना होगा, है ना। तो सांभर और अजमेर के आसपास का प्रतिहारों के सामंत थे। वैसे ही फिर आगे बढ़े तो त्रिकोणीय संघर्ष लगभग, है ना, 944 971 का समय आया। सिंहराज के समय क्या हो रहे हैं? स्वतंत्र हो रहे हैं। क्यों स्वतंत्र हो रहे हैं? क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष का अब अंत आ गया था। त्रिकोणीय संघर्ष के अंत में क्या हो रहा था? वो जो महान जो 3 साम्राज्य थे, प्रतिहार वंश, है ना, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, उनका पतन हो रहा था। तो इस समय स्वतंत्र होने लगे। फिर इनमें एक देखो, तो वासुदेव एक शासक, है ना, स्थापना पूछे तो आप वासुदेव के बारे में बताएंगे। सिंहराज के समय स्वतंत्र होने लगे प्रतिहारों से। फिर एक महत्वपूर्ण शासक आए जिनका नाम था अजय राज प्रथम। अजय राज प्रथम जो थे, जिन्होंने, ठीक है, सिंपल सी बात है, अजय मेर, है ना, बाद में चल करके उस शहर का नाम क्या हो गया? अजमेर। तो अजय मेर नामक शहर की, या अजय मेरू नामक शहर की स्थापना की। उन्होंने क्या किया? परमारों को पराजित किया। अब परमार भी वहां पर स्वतंत्र हो रहे थे। परमारों को पराजित किया। परमारों की इनिशियल जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो उज्जैन थी। उज्जैन पर अधिकार कर लिया। तो आप देखना, जो त्रिकोणीय संघर्ष में वो जो 3 राजवंश आपस में लड़ रहे थे ना, वैसे इस वाले जो टाइम आएगा, 10वीं सदी 11वीं सदी वाला जो टाइम है, यहां पर सारे राजपूत राजवंश आपस में लड़ेंगे। मतलब जो गलती त्रिकोणीय संघर्ष में उन 3 राजवंशों ने की थी, सेम गलती ये राजपूत राजवंश 10वीं सदी में आकर के करेंगे। मतलब जो पुरानी गलती से सीखना चाहिए था वो हमने नहीं सीखा, वो हम यहां पे भी दोहराएंगे। और इसी का परिणाम क्या होगा, आगे हम देखते हैं क्या परिणाम होने वाला है। अगले जो फिर वासुदेव, वासुदेव के बाद सिंहराज, सिंहराज के बाद अजय राज, अजय राज के बाद विग्रह राज, जिनको बिसल देव भी कहा जाता है, ठीक है। तोमरों को हराकर दिल्ली पर भी राज किया, दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। मतलब यहां पर शाकंभरी के चौहान काफी पावरफुल हो रहे हैं। एक साइड से दिल्ली तक अधिकार हो गया है, एक साइड उज्जैन तक अधिकार हो गया है, राजस्थान पे पूरा अधिकार था ही, गुजरात के साइड में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है। जो बिसल देव थे, विसल देव के सोमदेव, है ना, बड़े फेमस, है ना, कवि हुए हैं सोमदेव। सोमदेव थे जिन्होंने कथा सरित सागर ललित विग्रह राज की रचना की, ठीक है ना। कुछ कुछ फैक्ट हैं कि भाई ललित विग्रह राज के रचयिता कौन है, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है, तो हमें नाम पता होना चाहिए, सोमदेव। या फिर ये पूछ ले कि सोमदेव किसके दरबारी कवि थे, तो हम बता देंगे कि सोमदेव किसके दरबारी कवि थे, विसल देव या विग्रह राज चतुर्थ के, है ना। यहीं पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज आती है, ठीक है, और वो है 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना। आपने नाम सुना होगा, लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? विसल देव ने यहाँ पर क्या एक विद्यालय बनवाया था, ठीक है। वो विद्यालय आगे चल करके क्या होगा? 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाएगा? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाएगा।
तो क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक वहां पर अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण करवाता है। तो ये प्रारंभिक शासक थे। क्या क्या नाम एक बार और देखते हैं। वासुदेव सिंहराज के समय स्वतंत्रता हासिल की। अजय राज ने अजमेर या अजय मेरू नगर की स्थापना की और आगे चल करके विग्रह राज या विसल देव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और सबसे महत्वपूर्ण शासक को देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शासक आ जाएंगे हमारे, ये था इनका राजवंश, है ना, जहां पर साम्राज्य विस्तार था। ठीक है, दिल्ली तक पहुंच गए थे, मालवा तक पहुंच गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं तो आ जाते हैं राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान। बड़े फेमस हैं पृथ्वीराज चौहान, है ना, अभी पिक्चर भी आने वाली है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। ठीक है, तो उनके बारे में और पता चल जाएगा। तो ये पृथ्वीराज चौहान जो थे वो पृथ्वीराज तृतीय भी थे, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट। कभी कभी एग्जामिनर आपसे द्वितीय या फर्स्ट का दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और इन्हीं को जो तृतीय थे इन्हीं को राय पिथौरा कहते हैं। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान के समय शाकंभरी और ज्यादा साम्राज्य विस्तार करते हैं। चंदेल राजा को हरा देते हैं, परमार्दी देव को। चालुक्य राजा भीम द्वितीय को हराते हैं। गढ़वाल वंश के जयचंद्र को हराते हैं, या जयचंद्र भी कितनी किताबों में इनको जयचंद्र कहा गया है, जयचंद्र को पराजित करते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड पर आक्रमण जब करते हैं, जब ये परमार्दी देव परिमल को हराते हैं, उस समय बड़े फेमस जो दो योद्धा थे बुंदेलखंड के, आला एवं उधल, यहाँ पर मारे जाते हैं। ठीक है, और जब आला और उधल मारे जाते हैं, ठीक है, तो ये आला और उधल की जो वीरता का जो बखान है यहाँ पर आला खंड में किया गया है ना, आला खंड में, एक सेकेंड वापस से मैं अच्छे से लिखता हूं, आला खंड में किया गया है। ये लोक कथा है, दुनिया की सबसे लंबी लोक कथा। इसके बारे में हम देखेंगे, अभी चंदेल वंश पे आते हैं तो। ठीक है, तो चंदेल राजाओं को हराया, चालुक्य राजा भीम द्वितीय को हराया, गढ़वाल के जयचंद को हराया। ठीक है, इनकी जो भी और भी जो हम बोल सकते हैं कि जो उपलब्धियां हैं उसका बखान किया है चंद बरदाई, फेमस पृथ्वीराज रासों में, जो राजकवि थे। एक और राजकवि थे जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय की भी रचना की। तो दो बड़ी फेमस बुक, कंफ्यूज हो जाता है यहां पर, है ना, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोलेंगे? चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो और जयानक पृथ्वीराज विजय। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर पृथ्वीराज चौहान, फिर अब ये वो समय आ गया जब पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य विस्तार दिल्ली तक हो गया, है ना। गढ़वाल के कन्नौज, है ना, गढ़वाल वंश को जो कन्नौज पर अधिकार था उनको हरा दिया, बुंदेलखंड को हरा दिया। ठीक है, आगे जब पहुंचते हैं तो लड़ाई पहुंच जाती है कहां पर? पंजाब को लेकर के लड़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर चौहान वंश जो था, है ना, कन्नौज के राजा को हरा दिया जयचंद, बुंदेलखंड के राजा को हरा दिया, बुंदेलखंड को मिला दिया, उज्जैन को पहले ही मिला चुके थे। लड़ाई पहुंचती है पंजाब में। पंजाब में आती है ना जब लड़ाई, तो यहां पे एक अलग सिचुएशन बनती है। एक और जो डायनेस्टी जो अफगानिस्तान वाले पार्ट में बढ़ रही होती है, ठीक है ना, अफगानिस्तान वाले पार्ट में जो बन रही होती है, जिनका नाम हम बोलेंगे गुरीद डायनेस्टी, है ना, या फिर उसको हिंदी में हम कहेंगे गौरवंश। तो गौरवंश भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा होता है। तो गौरवंश की भी जो निगाहें पंजाब पर होती हैं, इधर यहां से पृथ्वीराज चौहान अपने वंश का विस्तार कर रहे थे, तो उनकी भी निगाहें पंजाब पर होती है। क्यों? पंजाब, है ना, पंजाब मतलब क्या है? यहां पर 5 नदियों का मैदानी भाग, बहुत उपजाऊ। पंजाब पर दोनों की निगाहें पंजाब पर। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? बैटल होंगे। पहला बैटल तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, बहुत फेमस, है ना, भारत के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल। ये 2 बैटल कंसिडर किए जाते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, प्रथम युद्ध में क्या हुआ? किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी, गौर वंश का संस्थापक मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, कौन जीत जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। और भटिंडा
तक पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य विस्तार हो जाता है। जब भटिंडा तक पृथ्वीराज चौहान साम्राज्य विस्तार कर देते हैं तो वहां पर पूरी तरीके से किलेबंदी नहीं करते हैं और वापस लौट आते हैं, लेकिन गौरी वापस से दुगनी तैयारी के साथ आता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। ठीक है, ये बैटल एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में। क्यों टर्निंग पॉइंट था? इसके पश्चात आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण पहले भी हुए थे, लेकिन पहले हुए मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना ना हो पाई थी, है ना। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, लूट करके ले गया, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया, ठीक है, इतना धन लूटा। लेकिन यहां पर जो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया है, इसके पश्चात एक भारत में एक इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना होती है जो आने वाले समय तक, है ना, लगभग 100, 200, 300 सालों तक चलता रहेगा। ठीक है, और वो राजवंश काफी महत्वपूर्ण होगा, है ना। भारत के इतिहास में मतलब दिल्ली सल्तनत के नाम से जो फेमस है, उसका संस्थापक ही कौन है? मोहम्मद गौरी है। यहीं से तो शुरुआत होगी। तो इस वजह से ये लैंडमार्क इवेंट था इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या हुआ, है ना। इसके बीच में यहाँ पे कुछ कहानियां भी हैं, है ना। कुछ कहानियां ये हैं कि मोहम्मद गौरी की सहायता की थी कन्नौज के राजा, गहड़वाल वंश के राजा, जिनका नाम क्या था? जयचंद ने सहायता की थी। ठीक है, ये कहा जाता है। ठीक है, दूसरा ये कहा जाता है कि जयचंद जो थे, जयचंद की जो बेटी थी, ये कहानियां हैं। अब ये इनकी जो आप सत्यता जो है वो कहीं से भी, है ना, आप उसको प्रमाणित कर नहीं सकते। बहुत सारी कहानियां बनी हुई हैं। ठीक है ना। तो एक कहानी के अनुसार जयचंद की जो बेटी थी संयोगिता, ठीक है, तो संयोगिता को लेकर के जयचंद तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना, राय पिथौरा के बीच शत्रुता बढ़ी। कैसे? जयचंद ने संयोगिता को शादी करने से मना कर दिया कि संयोगिता की शादी पृथ्वीराज चौहान से नहीं होगी। अब नहीं होगी तो संयोगिता को ऐसा कुछ कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को किडनैप कर लिया। कुछ कथाओं में यह कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता भाग गए। ठीक है, तो इससे दुखी होकर, है ना, जयचंद ने क्या किया? मुस्लिमों की सहायता करी, मोहम्मद गौरी की सहायता करी। किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। तो ये कहानियां हैं, है ना। किस हद तक सत्य है ये नहीं जानते, लेकिन इतना हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि जयचंद ने पंजाब पर जयचंद की भी आंखें टिकी हुई थी। ठीक है, और जयचंद की आंखें टिकी हुई थी और जयचंद पृथ्वीराज चौहान को हराने में सक्षम नहीं थे। और जयचंद को भी यही लगा होगा, ठीक है, कि मुस्लिमों की सहायता लेकर के पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाए और यहां तक अपना साम्राज्य विस्तार कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है ना, जो है ना, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इतिहास का रुख बदल देते हैं। वही इस बैटल ने किया। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना हुई, जो एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, आगे बढ़े तो देखें तो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र, अब पृथ्वीराज चौहान को तो यहां पर क्या किया? ठीक है, हटा दिया। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र, ठीक है, क्या नाम है, गोविंद को बाद में अजमेर का शासक नियुक्त किया। ठीक है, इस बीच में ये भी कहा जाता है और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में ऐसा लिखा भी है कि गौरी ने इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बड़ी बेरहमी से मारा था। ठीक है, और बहुत बहुत अजीब अजीब सी बातें लिखी रहती हैं कहीं कहीं कहानियों में, लेकिन उनके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। क्योंकि चंद बरदाई भी जो थे वो कौन थे? चंद बरदाई दरबारी कवि थे। अब दरबारी कवि जिस प्रकार की बातें बोलते हैं तो वो अतिशयोक्तिपूर्ण होती हैं, तो है ना, उन पे ज्यादा, है ना, विश्वास नहीं किया जा सकता। गौरी ने क्या किया यहाँ पर? गौरी ने गोविंद को अजमेर का शासक नियुक्त किया, लेकिन गोविंद को ही जो पृथ्वीराज चौहान के जो भाई थे हरिराज, उन्होंने अपदस्थ किया और अपदस्थ करके मुस्लिम सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। गोविंद दूसरी जगह पहुंचते हैं और रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रख देते हैं। फाइनली होता यही है कि पूरे चौहान वंश पे
यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में अजमेर पर आक्रमण कर उसको दिल्ली सल्तनत में मिला देता है, और जो रणथंभौर वाला जो चौहान वंश था आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी उस पर अधिकार कर लेता है।